ठीक, आ जाए देखें इधर। मैं ये चेक कर लेना इसका वो क्या लग रहा था, जूम सही है तो कम ज़्यादा करूँ, बस एक बार हो जाए तो इतने नहीं आते जितना ही रहता है ना। फोन हाँ नहीं कोई समझ नहीं, तो मैंने कहा देख लेना कहीं का है तो नहीं, बस नहीं पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फोकस कर दो इधर। ठीक, हमको टच करना पड़ेगा, टच करके ओके ठीक है। मैंने कहा केमिकल सब्सटेंसेस का आपको मैक्सिमम पार्ट उन्होंने लास्ट टाइम में ले लिया था, अब उसके आगे का पार्ट आज अपन एक बार लेंगे। शुरुआत के लिए मैंने कहा शॉर्ट में एक बार जो है डिफाइन कर दें। पीरियोडिक टेबल आपको मालूम थी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स था और किसके अकॉर्डिंग था कि आपके सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट सेम ग्रुप में आए। कौन कौन से थे आपके क्लासिफिकेशन, एक मेटल नॉन मेटल का, ये आपको याद है। ये क्लासिफिकेशन किसने किया हुआ था, ये अटेम्प्ट था लेवोजियर का, ये याद है। और आगे जाओगे तो एक नेक्स्ट आएगा डोबेर्नियर्स ट्रायड आते थे। डोबेर्नियर ट्रायड क्या थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के आपने 3 एलिमेंट एक साथ जमाने की कोशिश की थी, और कैसी कोशिश थी कि आपका जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या हो, बाकी दोनों एंड्स के एवरेज के बराबर हो। तो मैंने आपसे ये भी कहा था इन ट्रायड्स के नाम याद रखिएगा कम से कम 2, जैसे एक लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला सबसे कॉमन है। एक आध मैंने कहा तो आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन याद रखें, या मैंने कहा सल्फर सेलेनियम और टेलिरियम याद रखें। और इसमें खास बात क्या होगी, इन दोनों का एवरेज लगभग नियरली मिडिल एलिमेंट के मास के इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था डोबेनियर ट्रायड्स जो है बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स तक आपका नहीं चल पाया, और जब नहीं चल पाया तो फिर आपने क्या किया, देन देयर वाज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, अगर उसने जो है वो संगीत के सुरों के बेस पे लिया था, सारे गामा पा धा नी। उसने कहा अगर एटॉमिक मासेस को हम बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करें तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट से रिसेंबल कर जाएगा। जो मैंने कहा था सारे गामा पा धा नी, और 8th जो आपकी टोन आएगी वो फिर से कौन सी आएगी, वो फिर आपकी सा आएगी। सही है। अब इस बेसिस पे उसने जो अरेंज किए तो आप देखेंगे उसने सिमिलर प्रॉपर्टी के कुछ एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं, लेकिन इसमें उसका आपका जैसे ये उसका वो दिया हुआ हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बढ़ते हुए ऑर्डर में करता गया। दिक्कत का ध्यान देखना, दिक्कत ये है कुछ एक चीज़ें आपको पहली बार में नोटिफाइड हो जाएंगी। कौन सी नोटिफाइड हो जाएंगी, जो शॉर्ट कमिंग थी। शॉर्ट कमिंग सबसे पहली शॉर्ट कमिंग तो ये थी कि जो आपका न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन है केवल गिने चुने एलिमेंट तक ही सीमित रह जाता है, कैल्शियम तक। दूसरी दिक्कत क्या आती है, ध्यान देखें, फ्लोरीन क्लोरीन तरीके एलिमेंट्स के साथ फ्लोरीन क्लोरीन यानी नॉन मेटेलिक गैसेज हैं आपकी, और इनके साथ कौन आपका चला गया, कोबाल्ट एंड निकल सरी के मेटल्स। तो यानी बिल्कुल डिसिमिलर प्रॉपर्टी एक साथ घुस गई हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम आपको मालूम है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इनके साथ में आपने किसको डाल दिया है, कॉपर को। तो समझ में आ रहा होगा इस तरह की जो चीज़ें थी इनसे कहीं ना कहीं आपको समझ में आया इसमें कमियां हैं। और क्या कमियां हैं, सबसे पहला न्यूलैंड ऑक्टेव कब तक एप्लीकेबल होता है, ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये मैंने रिकैप कर दिया, ये ध्यान आ रहा होगा। दूसरा क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है अलॉन्ग विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पॉजिटिव आयन देता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन देती है, तो दोनों एक साथ रख दिए गए हैं। फिर क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, जो अभी मैंने कोबाल्ट निकल वगैरह पे मारा था, दिख रहा है 2 एलिमेंट्स को उसने एक ही घर में डाल दिया है। ये क्या गड़बड़ है। और ऐसे ही आप देखेंगे ऑल्सो प्लेस्ड सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट। अनलाइक एलिमेंट्स मैंने दिखाया था, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आप कहीं रख रहे हैं निकल कोबाल्ट, आप जो है लिथियम सोडियम के साथ रख रहे हैं कॉपर, तो कहीं अनलाइक एलिमेंट्स भी आपस में रखने लगे आप। अब इसके बाद ध्यान देखना, नेक्स्ट आप जाएंगे न्यूलैंड्स जो ऑक्टेव था, यहाँ पर केवल क्या था, वर्कड वेल ओनली विद लाइटर एलिमेंट्स, और इसीलिए ये क्लासिफिकेशन हो गया था आपका रिजेक्ट। फिर अगला प्रयास किसका था, अगला प्रयास था आपका मेंडलीफ का।
मेंडलीफ का जो आपका प्रयास है वो आपसे कहा जाता है इट इज कंसीडर्ड एज द पायनियरिंग वर्क। पायनियरिंग वर्क मतलब बिल्कुल क्या जाए फाउंडेशन वर्क माना जाता है, क्योंकि इसने डेवलपमेंट का रास्ता खोल दिया था। इसके टाइम में तमाम सारे एलिमेंट्स डिस्कवर भी हो गए थे, तो इसने दोनों बातें एक साथ कंसीडर की। कौन सी दोनों बातें? पहली बात तो इसने कहा एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज मानेंगे, यानी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि आपके द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दूसरी बात इसने ये ध्यान रखी कि जब मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टीज भी मैच करते हुए जाएं, और इसीलिए आप देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स या वैकेंट प्लेस भी छोड़े गए। तो उसने दोनों में बैलेंस लिया, किसमें? एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज भी सेम रखनी है। ऐसा नहीं कि एटॉमिक मास के बेस पे जमा डाले प्रॉपर्टीज सेम आए चाहे ना आए। तो जो गैप्स आए उनकी वजह से उसने एक महान काम किया, और वो ये कि उसको ये समझ में आया यहाँ पर गैप है, यानी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इससे मैच करता हो। जैसे हम बात करते हैं एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, ऐसे उसने नाम लिए थे कि ऐसा कुछ होगा। बाद में आप देखेंगे गैलियम जर्मेनियम वगैरह उस बेसिस पे ढूंढे भी गए और उनकी प्रॉपर्टीज लगभग वही निकली जो मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट की थी कि यहाँ एक एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है, भविष्य में कभी ढूंढा जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। तो मेंडलीफ के बारे में अगर सिंपल सा अपन बात करेंगे तो उसने क्या लिया था? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मेंडलीफ ने ध्यान देखेंगे मेंडलीफ क्या मान के चलता था? मेंडलीफ कंसंट्रेटेड मेनली ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स। उसने काय के बेस पे अपनी कहानी ली थी, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज को चेकआउट करेंगे, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ठीक, कभी कभार कोई आपसे पूछेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आपने क्यों लिए? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। सबसे खास कारण क्या है कि दीज आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन एज दैट टाइम। कंपैरिजन के लिए भैया अगर 10 लोगों का कंपैरिजन करना चाहते हो किसी एक प्रॉपर्टी का, तो एक कोई कॉमन चीज़ लेनी पड़ेगी। जैसे आप सबका पता लगाना भैया कौन अच्छा पढ़ रहा है और कौन खराब, तो आपका टेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ध्यान रखना टेस्ट पेपर कॉमन रखना पड़ेगा। अगर सबको अलग अलग टेस्ट पेपर दे दोगे तो ईमानदारी से चेक नहीं हो पाएगा कौन अच्छा है कौन खराब। सही कह रहा हूँ ना? तो इसीलिए ध्यान से देखना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे थे कॉमन एलिमेंट थे जो लगभग सबके साथ रिएक्शन करते थे। तो इस बेसिस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन इजी हो गया कि इससे हमें आसानी से पता लग जाएगा। बढ़िया। इसके बाद आप देखेंगे पीरियोडिक लॉ, जो मैं अभी आप बता रहा था। क्या था पीरियोडिक लॉ? जो आपसे कहता था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो क्या ये समझ में आ जाता है? हाँ या ना? ये हमने लास्ट टर्न में डिस्कस किया हुआ है। लास्ट टर्न में हम पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने खोले हुए थे। ये मैंने एक बार रिकैप कर दिया है, कोई समस्या तो नहीं। प्रॉपर्टीज रेकर करती हैं, रेकरिंग मतलब बार बार वही प्रॉपर्टी दोहराई जाती हैं एक सर्टेन इंटरवल के बाद। इसने देख लिया इन मासेस की वजह से। अब अगली बात पे जाते हैं, क्या खास बात थी आखिरकार मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में? तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो आपको सबसे पहली खास बात मिलती है वो क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। आपके सारे एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो कैसी हो जाती है? एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको मिल जाती है। जैसे आपकी नोबल, चलो उसमें नोबल गैसेस तो थी नहीं, मैं कह दूँ एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एक साथ आ गई, मतलब एक तरह की मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। 5 मिनट के लिए बात करना। 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट। तो इतने ही रहते? जितना ही रहता है ना। तो इसलिए मैं फोन लिया। हाँ नहीं कोई समस्या नहीं, तो मैंने कहा देख लेना कहीं का है तो मैं कुछ नहीं पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फोकस कर दो इधर। ठीक, हमको सिर्फ टच करना पड़ेगा, टच करके ओके ठीक है। मैंने कहा केमिकल सब्सटेंसेस का आपको मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम में ले लिया था। अब उसके आगे का पार्ट आज अपन एक बार लेंगे। शुरुआत के लिए मैंने कहा शॉर्ट में एक बार जो है डिफाइन कर दें। पीरियोडिक टेबल आपको मालूम थी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स था और किसके अकॉर्डिंग था कि आपके सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट सेम ग्रुप में आए
कौन कौन से थे आपके क्लासिफिकेशन, एक मेटल नॉन मेटल का, ये आपको याद है, ये क्लासिफिकेशन किसने किया हुआ था, ये अटेम्प्ट था लेवोजियर का, ये याद है। और आगे जाओगे तो एक नेक्स्ट आएगा डोबेर्नियर्स ट्रायड आते थे। डोबेर्नियर ट्रायड क्या थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के आपने 3 एलिमेंट एक साथ जमाने की कोशिश की थी, और कैसी कोशिश थी कि आपका जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या हो, बाकी दोनों एंड्स के एवरेज के बराबर हो। तो मैंने आपसे ये भी कहा था इन ट्रायड्स के नाम याद रखिएगा कम से कम 2, जैसे एक लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला सबसे कॉमन है, एक आध मैंने कहा तो आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन याद रखें, या मैंने कहा सल्फर सेलेनियम और टेलिरियम में याद रखें। और इसमें खास बात क्या होगी, इन दोनों का एवरेज लगभग नियरली मिडिल एलिमेंट के मास के इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था डोबेनियर ट्रायड्स जो है बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स तक आपका नहीं चल पाया, और जब नहीं चल पाया तो फिर आपने क्या किया, देन देयर वाज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, अगर उसने जो है वो संगीत के सुरों के बेस पे लिया था, सारे गामा पा धा नी, उसने कहा अगर एटॉमिक मासेस को हम बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करें तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट से रिसेंबल कर जाएगा। जो मैंने कहा था सारे गामा पा धा नी, और 8th जो आपकी टोन आएगी वो फिर से कौन सी आएगी, वो फिर आपकी सा आएगी। सही है। अब इस बेसिस पे उसने जो अरेंज किए तो आप देखेंगे उसने सिमिलर प्रॉपर्टी के कुछ एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं, लेकिन इसमें उसका आपका जैसे ये उसका वो दिया हुआ हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बढ़ते हुए ऑर्डर में करता गया। दिक्कत का ध्यान देखना, दिक्कत ये है कुछ एक चीज़ें आपको पहली बार में नोटिफाइड हो जाएंगी। कौन सी नोटिफाइड हो जाएंगी, जो शॉर्ट कमिंग थी। शॉर्ट कमिंग सबसे पहली शॉर्ट कमिंग तो ये थी कि जो आपका न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन है केवल गिने चुने एलिमेंट तक ही सीमित रह जाता है, कैल्शियम तक। दूसरी दिक्कत क्या आती है, ध्यान देखें, फ्लोरीन क्लोरीन सलीके एलिमेंट्स के साथ फ्लोरीन क्लोरीन यानी नॉन मेटेलिक गैसेज हैं आपकी, और इनके साथ कौन आपका चला गया, कोबाल्ट एंड निकल सरीके मेटल्स, तो यानी बिल्कुल डिसिमिलर प्रॉपर्टी एक साथ घुस गई हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम आपको मालूम है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इनके साथ में आपने किसको डाल दिया है, कॉपर को। तो समझ में आ रहा होगा इस तरह की जो चीज़ें थी इनसे कहीं ना कहीं आपको समझ में आया इसमें कमियां हैं। और क्या कमियां हैं, सबसे पहला न्यूलैंड ऑक्टेव कब तक एप्लीकेबल होता है, ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये मैंने रिकैप कर दिया, ये ध्यान आ रहा होगा। दूसरा क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है अलॉन्ग विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको मालूम है पॉजिटिव आयन देता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन देती है, तो दोनों एक साथ रख दिए गए हैं। फिर क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, जो अभी मैंने कोबाल्ट निकल वगैरह पे मारा था, दिख रहा है 2 एलिमेंट्स को उसने एक ही घर में डाल दिया, ये क्या गड़बड़ है। और ऐसे ही आप देखेंगे ऑल्सो प्लेस्ड सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट। अनलाइक एलिमेंट्स मैंने दिखाया था, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आप कहीं रख रहे हैं निकल कोबाल्ट, आप जो है लिथियम सोडियम के साथ रख रहे हैं कॉपर, तो कहीं अनलाइक एलिमेंट्स भी आपस में रखने लगे आप। अब इसके बाद ध्यान देखना, नेक्स्ट आप जाएंगे न्यूलैंड्स जो ऑक्टेव था, यहाँ पर केवल क्या था, वर्कड वेल ओनली विद लाइटर एलिमेंट्स, और इसीलिए ये क्लासिफिकेशन हो गया था आपका रिजेक्ट। फिर अगला प्रयास किसका था, अगला प्रयास था आपका मेंडलीफ का। मेंडलीफ का जो आपका प्रयास है वो आपसे कहा जाता है इट इज कंसीडर्ड एज द पायनियरिंग वर्क। पायनियरिंग वर्क मतलब बिल्कुल क्या जाए, फाउंडेशन वर्क माना जाता है, क्योंकि इसने डेवलपमेंट का रास्ता खोल दिया था। इसके टाइम में तमाम सारे एलिमेंट्स डिस्कवर भी हो गए थे, तो इसने दोनों बातें एक साथ कंसीडर की। कौन सी दोनों बातें, पहली बात तो इसने कहा एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज मानेंगे, यानी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि आपके द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दूसरी बात इसने ये ध्यान रखी कि जब मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टीज भी मैच करते हुए जाएं, और इसीलिए आप देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स या वैकेंट प्लेस भी छोड़े गए। तो उसने दोनों में बैलेंस लिया, किसमें, एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज भी सेम रखनी है। ऐसा नहीं कि एटॉमिक मास के बेस पे जमा डाले प्रॉपर्टीज सेम आए चाहे ना आए। तो जो गैप्स आए उनकी वजह से उसने एक महान काम किया।
और वो ये कि उसको ये समझ में आया यहाँ पर गैप है, यानी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इससे मैच करता हो। जैसे हम बात करते हैं ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन, ऐसे उसने नाम लिए थे कि ऐसा कुछ होगा। बाद में आप देखेंगे गैलियम जर्मेनियम वगैरह उस बेसिस पे ढूंढे भी गए और उनकी प्रॉपर्टीज लगभग वही निकली जो मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी कि यहाँ एक एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है, भविष्य में कभी ढूंढा जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। तो मेंडलीफ के बारे में अगर सिंपल सा अपन बात करेंगे तो उसने क्या लिया था, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मेंडलीफ ने, ध्यान देखेंगे मेंडलीफ क्या मान के चलता था, मेंडलीफ कंसंट्रेटेड मेनली ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स। उसने काय के बेस पे अपनी कहानी ली थी, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज को चेकआउट करेंगे, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ठीक, कभी कभार कोई आपसे पूछेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आपने क्यों लिए, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। सबसे खास कारण क्या है कि दीज आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। कंपैरिजन के लिए भैया अगर 10 लोगों का कंपैरिजन करना चाहते हो किसी एक प्रॉपर्टी का तो एक कोई कॉमन चीज़ लेनी पड़ेगी। जैसे आप सबका पता लगाना भैया कौन अच्छा पढ़ रहा है और कौन खराब, तो आपका टेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ध्यान देखना टेस्ट पेपर कॉमन रखना पड़ेगा। अगर सबको अलग अलग टेस्ट पेपर दे दोगे तो ईमानदारी से चेक नहीं हो पाएगा कौन अच्छा है कौन खराब। सही कह रहा हूँ ना? तो इसीलिए ध्यान से देखना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे थे, कॉमन एलिमेंट थे जो लगभग सबके साथ रिएक्शन करते थे। तो इस बेसिस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन इजी हो गया कि इससे हमें आसानी से पता लग जाएगा। बढ़िया। इसके बाद आप देखेंगे पीरियडिक लॉ, जो मैं अभी आप बता रहा था, क्या था पीरियडिक लॉ, जो आपसे कहता था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो क्या ये समझ में आ जाता है, हाँ या ना? ये हमने लास्ट टर्न में डिस्कस किया हुआ है। लास्ट टर्न में हम पूरी पीरियडिक टेबल आपके सामने खोले हुए थे। ये मैंने एक बार रिकैप कर दिया है, कोई समस्या तो नहीं। प्रॉपर्टीज रेकर करती हैं, रेकरिंग मतलब बार बार वही प्रॉपर्टी दोहराई जाती हैं एक सर्टेन इंटरवल के बाद। इसने देख लिया है मासेस की वजह से। अब अगली बात पे जाते हैं, क्या खास बात थी आखिरकार मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में। तो मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में जो आपको सबसे पहली खास बात मिलती है वो क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। आपके सारे एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो कैसी हो जाती है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको मिल जाती है। जैसे आपकी नोबल, चलो उसमें नोबल गैसेस तो थी नहीं, मैं कह दूँ एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एक साथ आ गई, मतलब एक तरह की मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। 5 मिनट के लिए बात करना। 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट। फोकस ही सही कर लो, होने में कहीं। चलो तो पहला समझ में आ गया। पहला तो मैंने कहा ये सिस्टमेटिक स्टडी हो गई। दूसरा ध्यान देखना करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी अंदर एक खासियत है। ये आपसे कहा था कई सारे एटॉमिक मासेस ऐसे थे जब इन्हें प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखा गया, सीक्वेंस में कहीं आएंगे तो समझ में आया नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो मेंडलीफ ने आप देखें इनमें एरर्स भी फाइंड आउट की और उसने कुछ मासेस जो है वो सही किए। जैसे अब ये एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इस चैप्टर में आपको याद रखने लायक चीज़ें ध्यान देखिएगा, एग्जाम्पल्स ही होंगे। जैसे करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास का एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम का जो मास था वो उसने करेक्ट करके किया 9, जबकि एक्चुअली उस समय कितना माना गया था 13.5। अलावा इसके आप देखेंगे इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह के भी सही किए गए। तो एक एग्जाम्पल आओ परफेक्ट मालूम होना चाहिए, बेरिलियम का 13.5 से 9 किया, बाकी पर ठीक है, गोल्ड प्लेटिनम के भी इसके अलावा सुधारे। ठीक, नेक्स्ट मैंने कहा अब आता है मेंडलीव प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज मिसिंग एलिमेंट्स। मैंने कहा था बीच बीच में प्रॉपर्टीज भी कंसीडर कर रहा था, तो बीच में क्या है उसने खाली स्पेस भी छोड़ी थी, एम्प्टी जगह भी छोड़ रखी थी कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट आना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टीज भी उसने प्रिडिक्ट की। कौन से, जैसे उसने ध्यान देखना क्या नाम रखे थे, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन, और इनके नाम याद रखिएगा। ए का बोरॉन के क्या नाम हो गया, बाद में इसको नाम दिया गया स्कैंडियम। ए का एल्यूमिनियम को क्या नाम दिया गया, बाद में गैलियम। ए का सिलिकॉन को क्या नाम दिया गया,
तो इसने ये नाम क्यों रखा और कोई से क्या चीज़? एका सिलिकॉन और कोई से ही रख सकता है। उसका पड़ोसी, उसका पहले वाला एका तो उसने वो लिया था, इसके बाद वाला ख़त्म। एल्यूमिनियम मालूम था, उसके नीचे की जगह खाली थी तो उसने नाम नहीं रखा, उसने सिर्फ इतना बता दिया था इसके बाद वाला ये है, इसलिए एका सबका कर दिया, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अब जब जिन्होंने सर्च किए उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनके एक्चुअल नाम रख दिए। तो प्लेस तो वही था, बोले इस प्लेस पे आया तो क्या नाम रखा गया बाद में उसका, जैसे स्कैंडियम था जिसको उसने एका एल्यूमिनियम कहा था, एल्यूमिनियम के नीचे एक आना चाहिए तो क्या रखा गया, उसका नाम गैलियम रखा। बाद में सिलिकॉन के नीचे एक जो छूट गया था वो हो गया जर्मेनियम। तो ये नाम याद रखिएगा, ये नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ थे, ये बहुत बड़ी बात थी, प्रेडिक्शन। नेक्स्ट क्या था आपका, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए मैंने आपको बताया था, नोबल गैसेस उस समय मेंडलीफ के टाइम में नहीं थी, कोई समस्या नहीं। अगर मेंडलीफ के टाइम में नोबल गैसेस नहीं थी तो भी उसने जब पीरियडिक टेबल बनाई, जैसे उसने फर्स्ट ग्रुप किसका रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एल्कली मेटल्स। अब आपके लिए हम बात करते हैं दूसरे अंदाज में, मॉडर्न उसमें। ये जो फर्स्ट ग्रुप था इसको देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 21 2881 2881, यानी इन सबकी वैलेंसी 1 थी। ऐसे अदर ग्रुप्स में आप देखेंगे वैलेंसी 2 3 4 वाले रखे गए थे। आपको मालूम है नोबल गैसेस होती हैं 0 वैलेंसी वाली। अब इनको बीच पीरियडिक टेबल में कहाँ घुसेड़ा जाए तो समस्या ही नहीं आई, क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी थी, 0 वाली सीधा 1 के पहले पूरा का पूरा ग्रुप लेफ्ट हैंड में खड़ा हो गया। ये आपको समझ में आता है। लास्ट राउंड में जो यहाँ पीरियडिक टेबल दिखाई थी मेंडलीव्स, नेट पे वो आपको मिल जाएगी। ओके, अब एक आध और क्या लिमिटेशंस क्या दे ध्यान रखना, ये भी याद रखिएगा, ये आपसे खूब पूछे गए हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन ध्यान देखना ये, और ये आज भी बना हुआ है, एक महान बात बताता हूँ, ये सबका लिमिटेशन है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पीरियडिक टेबल जो है 1A के साथ रखा जा सकता है, आपका एल्कली मेटल्स के साथ। कुछ प्रॉपर्टी इसकी क्लोरीन ब्रोमीन से भी मिलती हैं, तो वहाँ भी रख सकते हो। तो कहाँ रखें ये समस्या तब भी बनी थी, और एक मज़ेदार बात है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। दूसरा आप देखेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जैसे लास्ट राउंड में आपसे बात कर रहा था, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगर 3 आइसोटोप हैं तो पीरियडिक टेबल आपने काय के बेस में बनाई है, एटॉमिक नंबर वाला 1 पहली सीट पे जाएगा, दूसरा दूसरी सीट पे और तीसरा तीसरी सीट पे। लेकिन मेंडलीफ ने सारे हाइड्रोजन एक ही सीट पे बिठा ले, समझ आ रहा है? नहीं तो ध्यान देखो उसके एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पीरियडिक टेबल की जगह पता नहीं क्या बन जाता। कार्बन ही चले जाओ, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 6C12 6C14, जबकि कार्बन उसने एक में ही रखा। सोचो ऐसे सबके 2 3 3 फैल जाते तो टेबल तो कितनी हो जाती। अब क्यों रखे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो अपने रूल से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। उसका रूल है कि हम एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखेंगे, तो भैया जब एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रख रहे हो तो अलग अलग रखो, फिर एक साथ रखोगे तो प्रॉपर्टी मैच कर नहीं होंगी अगर अलग अलग रख दोगे। तो ये जो ट्रबल थी दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, खूब प्रयास करने के बाद भी, इस प्रयास में भी ध्यान देखना मोस्ट ऑफ दी ये पीरियडिक टेबल काफ़ी हद तक सही हो गई, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इसमें कुछ ऐसे पेयर्स रह गए कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले दूर हो गए और कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक साथ हो गए। तो क्या है समझ में आता है। अब एक नेक्स्ट आप जाएंगे इसके बाद, जैसे आप देखेंगे इसका एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन इज 39.9 और पोटेशियम का है 39.1। अब अगर आप मेंडलीव्स रूल फॉलो करते हैं कि आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखना है, जैसे एग्जाम्पल में आपको विद वैल्यू याद रखना, पोटेशियम पहले आएगा, आर्गन बाद में आएगी। लेकिन हकीकत में पीरियडिक टेबल में उल्टा किया गया, उसको बाद में रखा। तो मैंने कहा था ना मेंडलीफ ने क्या देखा, सिर्फ मैथमेटिकल नहीं चला कि मास के क्रम में चलता जाए, उसने ये भी देखा कि प्रॉपर्टीज भी मैच करें। लेकिन दिक्कत ये, प्रॉपर्टीज मैच करोगे तो उसका अपना खुद का जो लॉ था कि हमें एटॉमिक मास का ऑर्डर रखना है, खुद का ही लॉ टूटने लगा। यानी ठीक है बना दी, लेकिन वेल एक्सप्लेन्ड आप नहीं कर पाए। ऐसे कोबाल्ट निकल आप देख लें, कोबाल्ट निकल का भी एग्जाम्पल आता है,
कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट है 58.9 और निकेल है 58.7। नियम ये कहता है इसको पहले उसको बाद में आना चाहिए, पर वो रखे उल्टे गए। तो प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए मैंने कहा तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे। ऐसे आप देखेंगे कॉपर एंड मरकरी, बेरियम एंड लेड, ये जो है आपके डिसिमिलर, जो आपके सेम है पर सेपरेट हो गए। ऐसे ही कुछ अदर डिसिमिलर एलिमेंट्स साथ में रखने पड़ गए। तो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं इन सबको दूर करने के लिए, चलो ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट राउंड में कर लिए थे, है ना, याद है, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब इन डिसिमिलरिटीज़ को दूर करने के लिए हम आज की बात पे चलते हैं। और आज की हमारी कहानी क्या होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जब चलेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी मोसले ने, और उसके समय तक आप देखेंगे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। इसलिए उसने कहा कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट है वो काय पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर, जिन्हें आप कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन, वैलेंसी। जैसे मैंने कहा था ना, सोडियम ही है, सोडियम अगर क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो NaCl बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो ऐसा क्यों? ऑब्वियस है, तुम कहोगे वैलेंसी, और वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका एटॉमिक नंबर क्या है। तो उसने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज काय का पीरियोडिक फंक्शन होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपका पीरियोडिक फंक्शन होती हैं आपके लिए एटॉमिक नंबर का। तो देखें ध्यान से, इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोसले शोड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय देयर एटॉमिक नंबर, नॉट बाय द एटॉमिक मास। और इसीलिए जो इसका पीरियोडिक लॉ है, ये मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में केवल एक शब्द बदला है, मास की जगह हमने क्या ले लिया है, नंबर। ये क्या कहेगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन है, याद देखना, एटॉमिक मास के नहीं, ये फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। क्या है, पहली बात समझ में आती है, हाँ या ना? कैसे? क्योंकि एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टीज भी मैच करते हैं, ये पीरियोडिसिटी है। एक पीरियड के बाद फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। आए देखें अगले स्टेप पे चलते हैं। इस बार कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, ये कह रहा है द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द रेकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंसी शेल्स। यही जो अभी आप देखेंगे इनडायरेक्टली, हम अभी पिछली पे जो क्लासिफिकेशन थे उनको पढ़ाने के दौरान भी हम ये बात कर रहे थे, आखिरकार आपकी प्रॉपर्टीज मैच करती क्यों है। प्रॉपर्टीज मैच करने का रीज़न क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल्स। वैलेंसी शेल तो याद है कि भूल गए 9th का? मैं ऐसा एग्जाम्पल को थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, आपको आराम से देखेगा। वैलेंसी शेल क्या चीज़ कहलाता था कि आप जो है लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सोडियम ऑक्सीजन के साथ बनाता है Na2O और क्लोरीन के साथ बनाता है NaCl। कारण क्या है, ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे 2 चाहिए। क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 चाहिए। तो तुम्हारा ध्यान जाओगा, ऐसे सारे एलिमेंट जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, वो सिमिलर टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे ही जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और इसलिए इन सब की प्रॉपर्टीज सेम निकलेंगी। तो इसलिए मैंने कहा किस पर डिपेंड करता है, वैलेंसी शेल या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखें, जैसे हमने एक ग्रुप लिया है, इस ग्रुप में आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। जब हमने पहला पूरा ग्रुप ले लिया, आपकी शीट में आप देखें पीरियोडिक टेबल आप पास पड़ी है,
आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो भी अपन नेट पे भी खोल देंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम पे जब आप जाएंगे तो आप जरा देखें इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2-1। आप दिख रहा है कितना आया है 2-1। अगला कितना आएगा 2-8। उसका अगला कितना आएगा जरा देखो ध्यान से। तो मालूम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, लास्ट वैलेंसी शेल या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि सबका लास्ट शेल सेम है, इसका मतलब इन सबके केमिकल कंपाउंड्स या इन सबके केमिकल नेचर सिमिलर होंगे। तो ये रीज़न है कि अगर आपके लास्ट ऑर्बिट में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो ऑफ कोर्स जब भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पिछले वाले से मैच करेगी। क्या ये कहानी क्लियर हो जाती है। ऐसे आप देखें एक अगली चीज़, ये आपको बताता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने पीरियडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेस पे पूरा एक्सपेंड करके बनाया। जैसे आप देखेंगे तीसरे और चौथे जो पीरियड है उनमें 18 से लेके 32 एलिमेंट तक मौजूद हैं। क्या कह रहा है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ याद है, इन शॉर्ट कहा जाए प्रॉपर्टीज आर ए फंक्शन ऑफ या पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर तो याद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है। और चले आए ये लॉन्ग फॉर्म में हम बता दें तमाम सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, वर्नर, बोर एंड बरी, जिन्होंने अलग अलग हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए। ये टेबल ध्यान देखना एक और नाम से आनी आती है, ये कहलाती है बोर्स टेबल। बोर्स टेबल क्यों कहलाती है, कोई मुझे याद दिलाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सही कह रहे हैं। अगर लास्ट ईयर का याद करें रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर्स मॉडल आता था और ये कहानी के इलेक्ट्रॉन का 2n² डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसी आदमी ने दिया था जिसके बेसिस पे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ कहाँ सेम होंगी और कहाँ नहीं। आप देखें ध्यान से, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स। क्या होते हैं ध्यान से देखें, दो चीज़ें होंगी। सुविधा के लिए मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। चलो यही वाली ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिखेगी कौन सी ठीक दिखेगी तुम्हें, कलर वाइज कौन सी चीज़ सही दिख रही है? ये मुझे लग रहा है ठीक दिख रही है। आ रही है साफ तौर पर देखने में। अब पहली बात ये करते हैं जो आपके ग्रुप हैं, ग्रुप कौन है ध्यान देखना। ग्रुप आपके कौन से होंगे, बस यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से आप देखेंगे ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन आपकी किस नाम से आनी जाती हैं? ये लाइन्स आपकी कहलाती हैं ग्रुप्स। कौन सी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ? ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है, ये वर्टिकल लाइन आपकी क्या कहलाएंगी? वर्टिकल लाइन आपके लिए कहलाती हैं ग्रुप। जैसे आप देखेंगे ध्यान से, आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पढ़ने आ रहे होंगे। कहाँ तक गए? 18 ग्रुप है, वो एक्चुअली ऊपर चला गया तो दिखेगा नहीं, ठीक। ऐसे में जो लाइंस गई हैं, ये लाइन आपके लिए किस नाम जानी आती है? ये लाइन आपके लिए कहलाती है, ऐसे में कर दिया है मैंने, कोई सी भी आप ले लेंगे तो ये कहलाती है पीरियड। तो पहले मुझे बताएं ग्रुप और पीरियड के मीनिंग समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना? बढ़िया, ग्रुप और पीरियड के मीनिंग समझ में आ जाते हैं। तो पहले अपन जाते हैं अब अगली चीज़ पर। सर शीट में सर उल्टा दिया है। कैसा उल्टा? मतलब वर्टिकल पीरियड बताया है और हॉरिजॉन्टल वो ग्रुप है। जी क्या उल्टा लिख दिया है? नहीं, हाँ, वर्टिकल
तो वर्टिकल ये तो ये दिया है ना पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर तो इसमें लिखा है ये नंबर सर बता रहे हैं वो ऐसे में पीरियड है और क्या हो गया? मुझे दिखाओ शीट में कहाँ कह रहा है गड़बड़ है, विहाल देखते हैं। दिखाओ मुझे दिखाओ, विहाल पता चल जाएगा। क्या हो गया? पीरियोडिक टेबल है, तुम क्या कह रहे हो? सर ये पीरियड नंबर लेते हैं। ठीक है सर समझा दिया। ऐसा नहीं तुम इस पेज को ऐसे लेके समझ रहे हो? टेबल ऐसे बनी है, बड़ी है, चौड़ी है। ऐसे ही करेंगे। मुझे ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे खड़े कर रहा हूँ बोले सर ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अच्छा ऐसे में पीरियड भैया टेबल ही ऐसे प्रिंट है खड़े में। सही है। और ये जो सारे नंबर है, मैंने कहा कौन से सारे नंबर जिनके ही बात कर रहे थे, ये आपके क्या है? ये आपके ग्रुप्स हैं। समझ आ रहा है? ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठवां ग्रुप जो मैं बात कर रहा था, ये जो आपके आएंगे ये क्या होंगे? ये सब आपके ग्रुप नंबर्स हैं अलग अलग। और ये जो जा रहे हैं ये पीरियड है, जैसे पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। या तो मैं कन्फ्यूजन इसलिए हो गया है पेज पे जो टेबल है वो ऐसे प्रिंट है, या फिर हो सकता है तो ऐसा लगाओ कि यहाँ पे लिखा है ग्रुप नंबर, तो मतलब ये वाइड में तो ग्रुप नंबर मतलब छठवां ग्रुप, सातवां ग्रुप इस लाइन को कह रहे हो ना, वर्टिकल कॉलम को। और यहाँ लिखा है ये पीरियड नंबर, पीरियड पहला, ये दूसरा, या चलो इसको देखते हैं, ये पांचवा पीरियड कंप्लीट दिख रहा है। अब ये समझ में आ जाते हैं? ठीक, आ जाए। अब हम जिस चीज़ पर थे पहले एक एक करके उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपसे कह रहे थे, चलो ओरिएंटल रोज और ग्रुप ऑफ पीरियड तो चलो समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ बढ़ता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। पीरियड्स क्या होते हैं? सबसे पहले पीरियड देखें, क्या ऐसा समझ में आ रहा है? ऐसे में जो लाइंस है, कैसे में? ये आपकी लाइंस क्या कहला रही हैं? पीरियड। जरा देखें अपनी शीट में कितने पीरियड है आपके पास? 7 पीरियड है। समझ में आ रहा है? पहले मैं यहाँ चेक करा देता हूँ, फिर अभी इस बार बोर्ड पे भी चेक कराऊंगा। पहले प्रॉपर्टीज एक बार देख लें, तो यहाँ पास शीट में आपके हाथ में मौजूद है। सबसे पहली चीज़ आपसे कहता है देयर आर 7 पीरियड्स नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7। चेक कर लो क्या आपके 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक पीरियड नंबर गए हैं। ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। देख लें क्या यही है? पहले वहाँ से देख लें, कुछ शीट देखते हैं फुर्ती से, फिर मैं अगली बार उन्हें बोर्ड पे दिखाऊंगा 2 बार। हर पीरियड स्टार्ट होता है एल्कली मेटल से। हर पीरियड एल्कली मेटल से ऐसे स्टार्ट होता है। चेक करें क्या जो पहला ग्रुप है, और ग्रुप समझ में आ रहा है? ये चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, ये स्टार्ट हो रहे होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम से। पहला ग्रुप आपका यही होगा। यानी हर पीरियड, हर जाने वाली लाइन की शुरुआत किससे होती है? एक एल्कली मेटल से। अब एक काम करें, लास्ट का 18वां ग्रुप देखें। हर पीरियड किसी ना किसी नोबल गैस पे खत्म हो रहा होगा। ठीक है, कोई नियॉन पे खत्म हो रहा होगा, कोई आर्गन पे खत्म हो रहा होगा, कोई जेनॉन पे खत्म होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि हर पीरियड कहाँ जाके खत्म होगा? नोबल गैस पे। तो क्या इतनी कहानी समझ में आती है? यानी मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हमें 2 बातें समझ में आ गई। स्टार्टिंग किससे होगी? एल्कली मेटल से। और एंड किससे होगा? तो ये समझ में आते हैं, एंड्स विद ए नोबल गैस। ओके, जिनकी आउटर मोस्ट शेल आपको मालूम है पूरी भरी होती है। NH2 और NP6 अभी मैं 2 मिनट बाद बता दूंगा, कोई समस्या नहीं। ओके, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ ए न्यू एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या है? जब आप पीरियड्स में नीचे उतरते हैं पहले दूसरे पीरियड में, तो मुझे एक चीज़ बताएं, ध्यान से मेरी बात देखना। पहला पीरियड, पहले पीरियड में एलिमेंट कौन सा है बताओ? पहले पीरियड में लिथियम कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन बताया, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का किसी को याद है? और नहीं याद हो तो टेबल है तो देख लो ना, 1। तो 1 का मतलब इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1। अब आ जाओ पीरियड नंबर 2, लिथियम होता है 3 यानी 2 1। अगला क्या है लिथियम के बाद?
है सोडियम। सोडियम का होता है 11, यानी होगा 281। चौथा बता दो पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19, यानी कि 2881। तुमने एक बात ध्यान नहीं दी, जब हम पहला पीरियड देख रहे हैं उसमें केवल एक शेल या केवल एक एनर्जी लेवल है। दूसरे पीरियड में जाओगे 2 शेल या 2 एनर्जी लेवल मिलेंगी। तीसरे में जाओगे 3 मिलेंगी। चौथे में जाओगे 4 मिलेंगी। पांचवा छठवां अपने आप समझ में आ गए होंगे। किसी ने कहा है तो सर आपने पहला ग्रुप चेक कराया है और कहीं मैग्नीशियम में जाके ऐसा ना हुआ तो कोई बात नहीं, सोडियम लिखा था। मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, कितने शेल होंगे, 3, 282। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम होगा, कितने शेल होंगे, 3, 283। तीन ही शेल क्यों होंगे, क्योंकि आप कौन से पीरियड में चल रहे हैं, थर्ड पीरियड में चल रहे हैं। तो थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स, या आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल, कितने शेल्स होंगे। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये बता रहा था, मैंने कहा था आपका जो आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। मैंने कहा कि ये आपका पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है, समझ में आता है। मैंने कहा आप हाइड्रोजन में जाएंगे 1, ये हुआ 2, 1 ये हुआ 281, ये हो गया 2881। इतना पर्याप्त है आपके लिए। हर पीरियड में उतने ही शेल्स होंगे, उतने ही एनर्जी लेवल होंगे जितना उसका नंबर है। क्रॉस चेक कर देते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, पहला ग्रुप था पोटेशियम से स्टार्टिंग हो रही थी, या चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला तुम्हें जल्दी याद होगा, इसके एलिमेंट तो आने जाने पहचाने। मैंने कहा सोडियम के साथ हम स्टार्ट करते हैं तीसरा पीरियड। तुमने कहा सर सोडियम में तो 3 शेल है, पता नहीं एंड तक जाते जाते 4 ना हो जाए कहीं। तो एक काम करो, तुम देखना ध्यान से, एंड में आपको नजर आता है, एंड में आपकी क्लोरीन होगी 17 नंबर पे, उसी में देखना तीसरे वाले में है। और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कितने शेल है, 3। तुमने कहा लास्ट का भी दिखाओ, लास्ट होगा 288 बोले तो आर्गन। चलो लाइन बनी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं, समझ आ गया। तीसरे में कितने होंगे, 3 शेल। अगर चौथा पीरियड उठाओगे तो कितने शेल बनेंगे, 4। इसका वाला ध्यान देखना, हर पीरियड बढ़ने पर मुझे पूछो बेटा, आपस में नहीं पूछो, मुझे पूछो। सर शेल नंबर समझ नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ आ रहा, जो सर 2, 8 और दूसरे में भी 8 और उसके बाद 1 कैसे सर, मतलब सर मैं बता रहा हूँ सर, कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आया। पोटेशियम है, हाँ। 2, 8 और 8 है, 8 1 है, हाँ, उसकी थर्ड शेल में 8 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। चलो मैं आपको बताता हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, जो आप टेबल नहीं है उसमें मौजूद है। चले 9th का सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, बताएं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। तभी तो दिक्कत हो रही है। नहीं बेटा, अब ये दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, इसलिए अलग से आधा घंटा लगेगा। इतना बता देंगे। रूल था 2n² और सेकंड रूल था लास्ट में 8 से ऊपर नहीं होंगे, ये याद होने चाहिए। इन पे तो हमने कहा पूरे साल भर मेहनत की लास्ट ईयर, यही 2 रूल थे। इसलिए जब आप जाओगे 2n² से पहले में 2 होंगे, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, तीसरे में हो सकते हैं 18। अपन ने रख दिए 9, कोई बात नहीं, 19 हो गया, लेकिन दूसरा रूल टूट गया, तो इसलिए तुरंत सुधारना पड़ता है। और क्या सुधारना पड़ता है, 9 नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो फिर हो जाता है 2881। कॉन्फ़िगरेशन बेटा पिछले साल देखो, नहीं तो बिना कॉन्फ़िगरेशन के तो इस साल की केमिस्ट्री चलेगी ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं मालूम, और वैलेंसीज आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जिस दिन मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू की होगी फर्स्ट चैप्टर, उसके पहले मैंने 9th का एक टर्म लिया था रिवाइज, और 9th मैंने स्पष्ट कहा था बेटा, अगर 9th की केमिस्ट्री नहीं आती, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है, अगर आपको सिंबल याद नहीं है, और अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है, तो जितना रट सकते हो उतना रट लो। तुम्हारी हार्ड डिस्क की क्षमता पे डिपेंड करता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी समझने वाली बात
उसमें हम भी दोनों हाथ खड़े कर देंगे, हम कैसे समझा पाएंगे, क्योंकि हमें हर जगह यही लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर, क्योंकि सिंबल मैंने यार ध्यान दो, जब भी मैंने तुम लोगों से पढ़ रहे हो, जब भी सिंबल पूछा होगा, मैं पूछता ही हूँ कार्बन का सिंबल क्या है, मैं कार्बन का सिंबल C कहते ही नहीं, मैं हर आदमी से एक्सपेक्ट करता हूँ, आदमी बताएगा कार्बन का सिंबल है 6C12, सही बोल रहा हूँ ना। मैं जब भी कहा होगा ऐसे ही याद करो, क्यों, मुझे तो दोनों चाहिए ना, अकेले C का क्या करेंगे हमें तो मेन चाहिए, इसलिए मैंने कहा ये बिल्कुल आप ध्यान से देखें, इसको एक बार कवर अप करें बेटा, ये तो बहुत आवश्यक पड़ेगा। देख लें एक बार 9th की बुक उठा के 1 से 20 तक के तो मौजूद है, एक बार देख लो, दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसलिए मैंने कहा जो हम बात कर रहे थे, हर नए पीरियड के साथ क्या आपका ध्यान जा रहा है, पहले पीरियड में एक शेल, अगले में 2, यानी एक नया लेवल खुल गया, अगले में एक तीसरा लेवल खुल गया, अगले में चौथा खुल गया, यहाँ पर आप अपने आप समझ जाएंगे नया 5वां लेवल खुल जाएगा, यहाँ 6वां लेवल खुल जाएगा। तो पहली बात ये समझ में आनी चाहिए। और देखें यही आपसे कहता है, ये तो समझ में आ गए थे एल्कली और नोबल। इसके बाद क्या कह रहा है, ईच पीरियड स्टार्ट्स, हर पीरियड जैसे ही स्टार्ट होगा, फिलिंग ऑफ ए न्यू एनर्जी लेवल, एक नया एनर्जी लेवल आपका बनेगा। पहले पीरियड में सिर्फ एक एनर्जी लेवल है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो यहाँ ये समस्या आएगी नहीं किस में कितने। अब पीरियड्स की बात कर लेते हैं, पहले यहाँ देख लें, फिर अपने हाथ में शीट से देखें, फिर मैंने कहा 10 मिनट बाद में बोर्ड से दिखाऊंगा, तो एक बार फुर्ती से रिवाइज करेंगे। पहले पीरियड को आपने क्या कहा है, नाम से ही समझ में आएगा, वेरी शॉर्ट। देखो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2 ही हैं। देखो एक R होगा, एक पार होगा, कौन कौन से हैं दोनों, हाइड्रोजन और तुम्हारी शीट ज्योति कहाँ गई, घर पे ही भूले आई, तो बेटा इनके बीच में बैठ जा, नहीं तो ऐसे हवाई फायर क्यों कर रही, खींचो ऊंचा जल्दी से, तो कॉमन सेंस है। मैंने कहा वेरी शॉर्ट, क्यों समझ में आ गया, 2 ही देख रहे होंगे, और आर पार भी समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ, एक आर है और दूसरा सीधा पार है। चले ठीक है, अब जरा सेकंड पीरियड देखें, सेकंड और थर्ड पीरियड देखो ध्यान से, कितने कितने एलिमेंट हैं, देखो सेकंड में 8 है, सेकंड में 8 है, थर्ड देखो, थर्ड भी सेम है, उतने ही 8 होंगे। वही थर्ड याद दिला देता हूँ, थर्ड में आपके वही होंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यही है ना, सिलिकॉन, और इस बाद आपके क्या नाम बोला था, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये वाले लेके क्लोरीन तक 8 ही दिख रहे होंगे, इसलिए ध्यान देखना। अब वेरी शॉर्ट से थोड़ा बड़े हो गए, तो सेकंड और थर्ड पीरियड क्या कहलाएंगे, ये शॉर्ट पीरियड कहलाएंगे। अब नेक्स्ट जाए जरा चौथा और 5वां देखें, कोई सा भी एक गिन लो, खुट गिनते चले आओ, आर पार 18 हो रहे होंगे। तो तुम्हें एक बात ध्यान नहीं दिया, ध्यान देखना, ये भी वही 2n² वाला मामला सलीका लग रहा है। पहले में 2 होते हैं, बाकी दोनों में 8 है। इसके बाद ध्यान देखना अगले में कितने हैं, अगले 2 में आपके 18। समझ आ जाती मेरी बात। ये आपके क्या किस नाम से आने जाते हैं, ये आपके कहलाते हैं, और तुम्हें अपने आप शब्द समझ में आ रहे होंगे, लॉन्ग क्यों कह रहा हूँ। अब अगला जाओ, अगले वाले के गिनो अगले वाले के आराम से मिल जाएंगे, 18 नहीं होंगे, 32 एलिमेंट होंगे, क्योंकि उसमें बीच में ध्यान देखना एक La लगा होगा, और La नीचे अलग से खुला हुआ डला होगा, लेंथेनाइट के नाम से दिख रही है, एक अलग से टेबल नीचे बनी होगी, एक बीच में La दिख रहा है, स्टार डला होगा, कुछ और डला होगा, और उसके गिन लोगे तो टोटल उसके 14 मिला के हो जाएंगे 32, मिल जाता है इतना। ध्यान देखें, ये लाइन यही कहती है, दिस इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। पहली बात तो ये क्या कहलाता है, वेरी लॉन्ग, उधर समझ में आ गया था, 2 8 8 18 18 32। ये कैसे याद रहते हैं, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का फॉर्मूला था, 2n², पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। यही ऑर्डर इनमें फॉलो हो रहा है, 2
अगले दो 8 के, अगले दो 18 के, और उसका अगला 32 का। बढ़िया। तो पहले तो मैंने कहा वेरी लॉन्ग समझ में आ गया। इसमें से कह रहा है 32 एलिमेंट काय से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज से, ये आपको दिख जाएगी। अब इसके बाद ध्यान देखना, बाकी ये दिखा है इससे इस तक जाता है, तो वैसे ही फिगर में दिख जाता है, इससे स्टार्ट हो गया इस पर ख़त्म होता है, तो मुझे क्या बताना है, तो आर पार के 2 मेंबर देख लो किससे। अब आप जाएंगे 7th पीरियड। जरा देखो 7th पीरियड बीच में ही लटक गया होगा, क्योंकि आज तक हमें जितने एलिमेंट मालूम हो यहीं तक रह गए। समझ आ रहा है? जितने एलिमेंट हमें मालूम है वो यहीं तक रह गए, इसके आगे के एलिमेंट अभी आज की डेट में डिस्कवर नहीं हुए हैं। जैसे आप उस समय कह रहे थे न्यूलैंड वगैरह टाइम में 56 ही एलिमेंट थे, तो ये आज की डेट में इतने ही हैं। इसलिए इस पीरियड को आप किस नाम से जानते हैं? इनकम्प्लीट। इसलिए कि हो सकता है इन फ्यूचर कोई और 4 नए एलिमेंट खोजे जाएंगे, ये कौन बता सकता है होंगे कि नहीं। क्या है, क्लियर हो जाता है। इसमें आपको एक सीरीज मिलेगी एक्टिनॉइड सीरीज, और एक्टिनॉइड सीरीज देखो उसके लिए भी नीचे से एक आपकी लाइन लंबी सी दी होगी, हाँ है ना, बताएं। अब आपको इतना पार्ट में एक बार पीरियड्स का दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। जो आपने पढ़ा एक बार इसको शीट से पढ़ते आना, मैं आप दिखा दूंगा। पहली बात आप दिख रहा होगा, ये आपसे कहता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और पीरियड कहलाती हैं। आपके पास 7 पीरियड होते हैं। जब आप 7 पीरियड देखते हैं तो कोई सा भी पीरियड पकड़ लें, हर नए पीरियड के साथ एक नया एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। चलो पहले मैं उधर से लिथियम सोडियम से बता रहा था, अभी मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से बताता हूँ। आदमी कहेगा उधर से क्यों बताते हो, मुझे इधर से बताओ, तो मैंने इधर से देख लो। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर साफ दिख रहा है 9, एटॉमिक नंबर 9 मतलब क्या होगा, कॉन्फिगरेशन 27 यानी कितने शेल हुए, 2। अगला देखना, अगला है क्लोरीन 17 नंबर है, क्या कॉन्फिगरेशन होगा 287, कितने शेल है 3। अब एक बात चेक करो, क्या ये तीसरे उसमें है। अब चौथा देख लें, चौथा आपका जाएगा 35 ब्रोमीन, ये कैसे बनेगा 28817, जोड़ देना इतने ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने शेल बन रहे हैं 28817, 4। क्या ये चौथे पीरियड में है? तुमने ध्यान नहीं दिया, हर नए पीरियड के साथ एक एनर्जी लेवल या एक शेल बढ़ जाता है। और कहीं भी चेक कर लो, चाहे जिसमें जिसका तुम्हें एटॉमिक नंबर मालूम हो। बोरॉन और एल्यूमिनियम चेक कर लो, बोरॉन की वैलेंस, बोरॉन का नंबर 5 यानी 23, और ये 13 यानी 283। इसमें 2, इसमें 3 शेल, और अपने आप देखो 2 और 3 से ही बिलोंग करते हैं। तो पहली बात ये समझ में आती है, जिस पीरियड में उतने ही शेल होंगे, हम नए पीरियड के साथ आगे बढ़ोगे एक नया शेल बढ़ता जाएगा। तो लास्ट इनमें कितने शेल होंगे, इनका कॉन्फिगरेशन लिखने जाओगे तो इनमें 7 शेल होंगे। ये अपने आप समझ में आ जाता है, बढ़िया। अब अगली प्रॉपर्टी क्या दी थी, हिंट दो, उसी क्रम में दो तो मैं बताता जाऊंगा। पढ़ो, जो अभी मैं थ्योरी यहाँ से पढ़ रहा था उसको पलटूंगा नहीं बार बार। नोबल गैस से एंड होगी। सही है, हर चीज आप देखो ध्यान से। क्या दिख रहा है, पीरियडिक टेबल का हर पीरियड लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और खत्म किस पे होता है, ये खत्म होता है नोबल गैस नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन पर। और आगे पढ़े, अगली प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बताइए मेटल से स्टार्ट होगी। और बताएं अगला। बस अरे एक आध और भी तो थे। 5 ही। सर ये NS स्क्वायर होता है। NS स्क्वायर वाला मैं बता देता हूँ। जब भी आप किसी का भी वो इस पे आप जाएंगे, वो एक सेकंड बता देता हूँ, इधर देखो जो आप वो पढ़ रहे थे उसके लिए मैं यहाँ बताता हूँ। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 10th तक लिखते हैं तो 10th के और 11th के कॉन्फिगरेशन में एक छोटा सा अंतर आता है। वो अंतर आप बता सकते हैं क्योंकि अगले साल आप 11th में जाने वाले हैं। जैसे मान चले मैं सबसे सिंपल सोडियम लेता हूँ 11, आप इसका कॉन्फिगरेशन पढ़ते हैं 281, आप पढ़ते हैं अलग अलग वैलेंसी शेल हैं जिनमें क्या होगा 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आपका स्कूल
अलग अलग क्लासेस हैं, मान चलें 10th में इतने स्टूडेंट होंगे, 11th में इतने होंगे, 12th में इतने होंगे। क्या आपने ध्यान दिया है, इन क्लासेस में सेक्शन भी होते हैं। तो एक सवाल ये भी आता है कि ये जो आपकी शेल्स हैं, क्या ये भी छोटे छोटे कुछ लेवल्स में डिवाइड होती हैं? तो ऑफ कोर्स डिवाइड होती हैं। जो लेवल्स आपके होते हैं ना, देखना ये लेवल कहलाते हैं सब शेल, और सब शेल मतलब समझ में आ रहा होगा, शेल्स के नीचे कौन होंगे? सब शेल्स, सेक्शंस। और 4 तरह के सब शेल्स माने जाते हैं। एक होता है एस, एक होता है टी, एक होता है डी और एक होता है एफ। अब अभी अगली बात और करूँगा। हर सेक्शन में जब आप घुसते हैं तो हर सेक्शन में बेंचेस डली होती हैं, यानी जो भी क्लास है वो भी डिवाइडेड होती है। सारे बच्चे एक के ऊपर एक थोड़ी बैठ जाएंगे। तो फिर एक सवाल और आता है, क्या जो सेक्शन है इसमें भी अलग अलग सीट्स होंगी? तो बिल्कुल होंगी। वो सीट्स आपकी कहलाती हैं ऑर्बिटल्स। एस में आपका सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में, चलो यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा लंबी जगह घेरेगा। डी में आपके पास ऑर्बिटल होते हैं 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और ऐसे ही एफ में आपके ऑर्बिटल होते हैं 7। चलिए पतला हो गया बेचारा, कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। आप कहाँ पढ़ रहे थे? आपने पढ़ा था केवल इतना 281 वाला मामला। अब मैंने कहा ये जो 281 है ये भी आपका SPDF शेल्स में, सब शेल्स में डिवाइड होगा। फिर ये सब शेल भी आप देखना ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं। जैसे आप अगले साल जाएंगे तो अगले साल केमिस्ट्री का टीचर आप पढ़ाएगा, ये कहलाती है PX, PY और PZ। अब एक सवाल आता है, एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? एक बेंच में याद रखिएगा हमेशा 2 बच्चे बैठ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2। और ध्यान देखो तो एक बात नजर आएगी, इनमें से एक का एरो ऊपर है और एक का नीचे है। ये बताता है कि इनमें से एक का स्पिन क्लॉकवाइज होता है और एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये जो निशान है, कौन सा निशान? यह बताता है स्पिन जो होगी आपकी किसी भी पेयर की, उसकी में से एक की होगी क्लॉकवाइज और दूसरे की होगी। ऐसे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस रहते हैं। आप ध्यान से देखें, अब हम जाते हैं इसी सोडियम के कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं। इतनी कहानी समझ में आती है, हल्का सा याद रहेगी। ध्यान रखो, मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिटेल में लिखता हूँ। मैंने कहा था, फिर से लिखता हूँ, सोडियम 11 था आपका, इसको मैंने कहा ये था 2, 8 और 1। अब जब 281 में जाएंगे तो आपका ध्यान जाएगा पहली ऑर्बिट में ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने सेक्शन होंगे? एक ही होगा। आपके स्कूल में सेक्शन तभी तो बांटोगे जब उतने बच्चे होंगे। बच्चे ही नहीं होंगे तो फर्जी सेक्शन बना दोगे ABCD। इसका मतलब याद देखना, पहली ऑर्बिट में केवल और केवल एक सेक्शन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बता रहा है। पहली ऑर्बिट और यह पहला शेल S सब शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब जाए दूसरी में हमारे सेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन देख लें कितने बच्चे हैं तभी तो सेक्शन करेंगे। तो पहली बात तो याद देखना, S में 2 भर जाएंगे। अब बचे कितने? 3 का बचे, 6 बचे। 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 6 बचे। कोई समस्या नहीं, वो सबके सब आप देखना, क्योंकि P ध्यान देखो कितनों को एकोमोडेट कर लेता है? 6 को। देख लो S में कितने घुस जाएंगे, P में कितने घुस जाएंगे, D में कितने घुस जाएंगे और F में कितने घुस जाएंगे। देख लें तभी तो बनाए थे 7 और 5 और 3, क्या इतना मिल जाता है? हाँ है ना, ठीक। कुछ मत लिखो, आराम से बता दो, सुन लो, ये वीडियो में डाल दूंगा, उसको देख के एक बार उससे नोट कर लेना। यहाँ समझ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2s2 2px। अब ठीक है, और सुविधा के लिए एक काम कर लेता हूँ आपको, देखे
वो काम ये कर देता हूँ कि इससे अलग कर देता हूँ। ये आपकी पहली ऑर्बिट थी, ये आपकी दूसरी ऑर्बिट हो गई। अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे। अब ऐसे आप जाएंगे तीसरी ऑर्बिट में। तीसरी ऑर्बिट में आप कुछ भी कर लें, आप पास बच्चे ही नहीं है। कहाँ है? एक है, तो क्या करें? तीसरी ऑर्बिट में एक होगा, एक ही है तो उसको क्या यस में रख दो, खत्म बात। क्या नहीं समझ में बताओ? क्या चीज समझ में है उसको पॉइंट आउट कर दो, बताऊँ क्यों? भैया ये पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है। सर दूसरी ऑर्बिट का समझ नहीं आया। बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर पहले ऑर्बिट में S2 है तो सेकंड में S2 फिर से क्यों समझ नहीं आया। अच्छा तो ये बताओ 9th में तुम्हारे यहाँ सेक्शन है, हाँ क्या नाम है सेक्शंस के? ABCD। 10th में सेक्शन है? 12th तक नहीं 10th में है कि नहीं है? उनके क्या नाम है? उनका भी उनका नाम ही क्यों है? EFGH होना चाहिए था। अरे भैया जब पहले में SPDF है तो दूसरे में SPDF होंगे, तीसरे में भी अपने SPDF होंगे। ये थोड़ी कहोगे बोले 9th में बोले ABCD पूरे हो गए, अब 10th के अब रखेंगे EFGH। अच्छा 11th कहाँ है? बोले IJK है। वो कोई ज़्यादा बड़ा स्कूल हुआ तो बोले हमारा तो जेड ही खत्म हो गया। हाँ, इसलिए SPDF। हाँ ये ज़रूर है, इसमें P की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप पूछेंगे P, जैसे आपको टीचर बताएगा इसमें P नहीं होता, सही कह रहा है नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई तुम्हारे यहाँ 9th में 200 बच्चे हैं इसलिए ABCD है, और किसी स्कूल में 9th में 20 ही बच्चे हो तो अब से पूछोगे सेक्शन B है, वो कहेगा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे बोले बच्चे ही नहीं है तो कहाँ से ले आओ? भाई सेक्शन के लिए बच्चे भी तो होने चाहिए। इसलिए पहली ऑर्बिट में दिख जाएगा PDF कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते? पहली ऑर्बिट में ज़्यादा ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बैठने, जो बैठने वो पहले में ही S में भर लेंगे, तो PDF कहाँ से लाओगे? तो होते ही नहीं है। दूसरी में आप देखेंगे केवल S और P होते हैं, D और F नहीं होते। आ जाएगा क्यों नहीं होते? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 S और P में ही पूरे हो लेते हैं, तो D सेक्शन कहाँ से लाओगे? जरूरत ही नहीं है D की, बच्चे ही नहीं है, D कहाँ से खुलेगा? इसमें देखें ध्यान से, इसमें 18 हो सकते हैं। तीसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 18। इसलिए इसमें D सेक्शन खोला जा सकता है, क्योंकि S में 2 भर जाएंगे, P में 6 भर जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8। अभी भी 10 बचे हैं, उनको कहाँ ले जाओगे? D में। इसलिए थर्ड में D होता है। 32 रहता है। इसमें फोर्थ में 32 आएगा। 2n स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 जा 32। फोर्थ ऑर्बिट में जाओगे तो F भी खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही किसी भी एक का कॉन्फ़िगरेशन और मैं और दिखा देता हूँ। किसका देख लें, कोई सिंपल सा एलिमेंट बताओ। सर इसका ये 3s1 लिखा है, इसका सर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या सर क्लॉकवाइज? ये सर आपने बोला था ये कोई नहीं जानता, किसी एक ही डायरेक्शन में चलेगा। सर इन सब से भी ज़्यादा हो गया सर। किन सब से ज़्यादा? सर 32 से भी ज़्यादा हो गया सर। एलिमेंट अच्छा 32 से ज़्यादा हो गया, कोई समस्या नहीं। उसके बाद भी अपने पास GHI ये होते हैं, सही है ना? जब आप आगे जाएंगे तो आप बताया जाएगा। वैसे बता दूं इतने में आपके मैक्सिमम एलिमेंट कवर हो जाते हैं, क्यों मैं दिखा देता हूँ। F में कितने होंगे? 32। D में कितने थे आपके? 18। P में आपके कितने हो सकते थे? 8। और S में हो सकते थे 2। टोटल जोड़ो कितना होगा? 32 और 8 40, 10 50 और 10 60। तो एक मोटे तौर पे आधी पीरियोडिक टेबल कवर कर जाते हैं हम। एटॉमिक नंबर 60 तक तो इन्हीं में भर जाएंगे। इसके बाद जब आगे जाओगे तो आप बताएंगे G और H भी जाते हैं, कोई समस्या नहीं। सर G और H में कितने कितना भाई इसी रूल पे चलते जाएंगे। अगली बार 7 थे, फिर 9, फिर 11, 1 3 5 7 9 11 13 हिसाब से आप चलते जाएगा। क्लियर?
अब जो हम अगली बात कर रहे थे, मैंने कहा एक सिंपल सा है, तो अभी आपके लिए मैंने कहा इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है। कोई एक सिंपल सा एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलना मैं क्लोरीन ही ले लेता हूँ 17। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है ध्यान दिया, मैं दूर दूर लिखता हूँ ताकि आपको तीनों अलग अलग दिख जाए। यही कॉन्फ़िगरेशन होता है ना 287, फैला के इसलिए लिखा है, मैं सारी ऑर्बिट्स अलग अलग लिख दूंगा। अब आ जाए इसके अपन डिटेल्ड उस पर जाते हैं। डिटेल्ड उस पर जाओगे तो पहली ऑर्बिट में कितने सेक्शन होंगे, सिर्फ एस, क्योंकि 2 आपके पूरे हो जाएंगे। दूसरी ऑर्बिट में जाओगे 2 जाएंगे, S2। अभी कितने बचे, 6 बच गए, कोई बात नहीं, उनको डाल दो, हो गए पूरे, जरूरत ही नहीं है अब आगे। अगली ऑर्बिट देखो 3, कितने बचे, 5 बच रहे हैं। समझ आ गया, बना सकते हैं। आप मान के चलें, आप ले लेते हैं पोटेशियम, और मैंने कहा आप ले लें पोटेशियम 19। अगर पोटेशियम 19 लेंगे तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2881। दूर दूर लिखा आ रहा, मत लिखो, मैंने कहा ना लेक्चर को बाद में देख के वीडियोस लिख लेना, बेहतर होगा, या दिमाग समझने में लगा लो। 2881 पे आप जाएंगे। हिमांशु एक बार वीडियो चेक कर लो, चल रहा है कि नहीं, इसमें अपना रिकॉर्ड हुआ कितना हो जाएगा। पहले में आपके आ जाएंगे 1s2 पूरे हो गए। दूसरे में आप जाएंगे, कितना हो जाएगा 2s2, अभी 6 बच रहे हैं। फिर आ जाएंगे 2p6, अब इसमें जाओ 3s2, ये हो जाएगा आपका 3s2, अभी 6 बच रहे हैं। 4s1, सही है। फिर और ज़्यादा डिटेल लिखोगे तो ऐसा भी लिख दिया था, 2p6 लिखा है ना मैंने, आगे कहता है बिल्कुल इसको पूरा लिखो, तो फिर ऐसा लिख देते हैं 2px2, 2py2, 2pz2। मतलब जो 6 हैं उनमें से 2 px में है, 2 py में है, 2 pz में है। पर उतना अब आप मजे से अगले साल पढ़िएगा, अगर इस साल पास हो जाते हैं तो कंडीशन प्रोवाइडेड है ना। अब ये समझ में आता है इस टाइप से लिखना, बढ़िया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग, ओके हाँ, एक लॉन्ग और शॉर्ट की बात कर रहे थे, इसको भी दिखा दें, ठीक है ना। हाँ, प्रॉपर्टीज में पूछ रहा था, और क्या थी लॉन्ग, आगे प्रॉपर्टी पढ़ो। बस सर न्यू एनर्जी लेवल तक 5 ही है कि लॉन्ग शॉर्ट वाली भी तो होगी आगे। हाँ सर फर्स्ट हाँ तो पढ़ते जाओ ना, तो ये तो कह रहा हूँ पढ़ते जाओ, तो यहाँ दिखाता जाऊँगा, सामने पीरियड टेबल खोल दी है, दिस इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि आपको मैंने अभी शीट में दिखाई दिया। यहाँ देख लें, फर्स्ट पीरियड आपका वेरी शॉर्ट में कह रहा था, एक आर और एक पार, 2 ही दिख रहे होंगे, तो वेरी शॉर्ट हो गया वेरी शॉर्ट, एक इधर एक उधर। सेकंड में जाओ, सेकंड में कितने हैं शॉर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मजेदार बात, तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों हो गए शॉर्ट, सॉरी हाँ वेरी शॉर्ट, ये हो गए शॉर्ट। अब थोड़ा लॉन्ग पे आ जाओ, लॉन्ग है आपके ये दोनों, कौन कौन से दोनों, चौथा पांचवा, कोई भी एक गिन लो, पांचवा गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हो गए 18, ठीक। अब आप चले आए इसके बाद छठवां पीरियड, छठवां वेरी लॉन्ग है, छठवां सातवां क्यों वेरी लॉन्ग है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आदि बोले तो 18 ही है, 18 नहीं है, देखो ध्यान से नीचे, ठीक है ना, ये भी आपके पढ़े। अरे ठीक है, कितने दिए हैं, 14 दिए होंगे। ये कौन सी सीरीज है, ये आप देखना, ये वाली सीरीज है।
दिख गई। LA कौन सी? LA फॉर लेंथेनाइड। यहाँ से जो सीरीज लगती है तुम ध्यान से देखो, तो मैं ध्यान नहीं दिया, 57 के बाद 72 नंबर आ गया है। देखो ना ध्यान से, पीरियोडिक टेबल दिख रही है। मैं दोबारा पॉइंट आउट करूँ, यहाँ दिखा देता हूँ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 72। ये पूरी की पूरी सीरीज है, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक ग्रुप है। और कौन सा ग्रुप है? LA फॉर लेंथेनॉइड सीरीज। ये 14 एलिमेंट। तो सर इसकी अलग सीरीज? ये बिल्कुल इस प्लेस पर ये 14 एलिमेंट है। समझ आ गया? इसलिए टोटल कितना हो जाता है? 32। जैसे आप एक देख रहे हैं, वो एक नहीं है, वो इतने हैं, उसके अंदर भी वही है। उसके अंदर है। ऐसे ही LA के ठीक नीचे देखो, और ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ भी नंबरों में गड़बड़ नजर आएगी। देखो ध्यान से, नंबरों में गड़बड़ नजर आएगी। 89 के बाद सीधा 10। कॉमन सेंस लगा लो, सब्ट्रैक्ट करके 14 गायब है बीच के। मैथमेटिक्स भी तो लगा सकते हो यार, गिन के कुछ जरूरी गिनो गई है। कॉमन सेंस लगाओ, कितने बीच के गायब है? नहीं दिख रहा है? 14 एलिमेंट बीच के गायब है। AC एक्टिनॉइड सीरीज कहलाती है, ये रही, ये उसी प्लेस पे मौजूद है। समझ में आ गया? इसलिए 18 दिख रहे हैं, पर होते कितने हैं? 32। क्योंकि तुम अब ऐसे देख लो, यहाँ पर है 55 और यहाँ पर नंबर है, अपने आप दिख जाएगा कितने हो रहे हैं? 32 एलिमेंट हो रहे हैं। ऐसे मैथमेटिकली भी पता लग सकता है, बिना गिने भी। एक एक गिनने की जरूरत थोड़ा है, सीधे ऐसे ही पता लगा सकते हो। यहाँ कितने थे? यहाँ था 11 और यहाँ था 18। 11 से 18 तक कितने होंगे? 8 9। सीधी बात, बिना हमने कहा मैथमेटिक्स भी तो काम करती है। क्या जरूरी कैसे करो? 1 2 3 4 5 6 मिल गए। तो वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और लास्ट में वेरी लॉन्ग। क्या ये क्लियर हो गया? सर इन हाँ? सबको जगह दी है, तो सर हाइड्रोजन की 3 को जगह नहीं दी। कैसा? आपने कहा ना कि LA के वो भी पूरे, मतलब उसको इतनी सीटें चाहिए तो ये नीचे कर दी उसने। हाँ। तो सर हाइड्रोजन को भी तो 3 सीटें चाहिए, तो उसको आपने हाइड्रोजन को 3 सीटें क्यों चाहिए? आपने तो कहा था हमने नहीं कहा। आइसोटोप। मैं तो ये तो आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 सीटें चाहिए। क्यों चाहिए हाइड्रोजन को 3 सीटें? सर वो आइसोटोप है। आइसोटोप है। आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है कि अलग अलग होते हैं? याद कर रहा है, मास अलग होता है। मेंडलीफ का डिफेक्ट था, इसीलिए ये रखी गई है। सबका एटॉमिक नंबर 1 है, सब रोल नंबर 1 पे ही कंसीडर किए जाएंगे। समझ आ गया? हाँ। इसलिए लिखा है 7th वाली तो इनकम्प्लीट होता है। कौन सा? 7th पीरियड। हाँ 7 वाला लास्ट आपका इनकम्प्लीट है। नहीं इधर कंप्लीट नहीं है, वो बीच में बता दें, अभी भी उसमें जगह बकाया है, इसलिए मैंने कहा तमाम सारे एलिमेंट्स उसमें अभी है नहीं, इसलिए ये कहा। अब ठीक है। हाँ वो तो पूछ रहे थे, वो समझ आ गया हाइड्रोजन 3 सीटें क्यों नहीं चाहिए। ये डिफेक्ट था मेंडलीफ का। 1 2 3 मास नंबर के अकॉर्डिंग 3 सीट चाहिए थी। मॉसले ने कहा सबका एटॉमिक नंबर 1 है, मेरी पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर है। जो बना रहा था सब एटॉमिक नंबर बना रहा हूँ, 2 8 18 1, मास पे नहीं बना रहा कहीं भी। ठीक, चलिए पीरियड तो आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट आएंगे, ये 7th पीरियड वगैरह हो गई। ठीक है, ये आपका था मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड। ये वही जो आप पढ़ रहे थे समरी है। पीरियड n बराबर 1 4 5 6 एटसेट्रा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सब मैंने बता दिए, 2 8 18 32। इसका नाम क्या है? वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब आपको मालूम हो गए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो आपसे कहता है अब अगली चीज आएगी डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। ग्रुप का क्या चीज कहलाती है, ध्यान जा रहा है? ग्रुप में बताता हूँ। ग्रुप ये कहलाते हैं, वैसे तो अब तक पता चल ही गए होंगे ग्रुप कैसे कहते हैं। ये जो आपकी लाइंस जा रही हैं वर्टिकल लाइंस क्या कहलाएंगी? ग्रुप। क्या है पहली मेरी बात समझ में आती है? कितने ग्रुप हैं? गिन लो, लास्ट का अपने आप मिल जाएगा। लास्ट ग्रुप आप देखिएगा 18वां ग्रुप ये रहा। अब ध्यान देखना, कोई भी ग्रुप
इसकी पहले सिंपल वर्ड्स में खासियत बताता हूँ। किसी भी ग्रुप के सारे मेंबर्स की, सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अब क्यों होती हैं इस पे भी बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर सिमिलर होती हैं या उनमें स्लाइट वेरिएशन होता है। स्लाइट वेरिएशन मतलब समझ में आ रहा है? जैसे पहला मान के चलो गैस है, तो दूसरा क्या होगा, एक लाइट लिक्विड टाइप होगा, तीसरा लिक्विड होगा, चौथा सेमी सॉलिड होगा, फिर पांचवा सॉफ्ट सॉलिड होगा। अंतर समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा एक गैस अगला सीधा लोहे सरी का ठोस। सर गोल्ड इसमें आएगा, सॉफ्ट सॉलिड में आएगा गोल्ड। गोल्ड सॉफ्ट सॉलिड में आता है। तो मैंने कहा जो या सोडियम है सॉफ्ट सॉलिड आते हैं, चाकू से कट जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ धीरे 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 प्रॉपर्टीज जो वेरी भी करेंगी उनमें आपको एक सीक्वेंस देखेगा, अचानक से कोई चीज़ प्रकट नहीं होगी जनरली। तो फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे थे, मोस्ट ऑफ दी जगह 99% तो 1% इसमें भी एरर है। तो ऐसा नहीं तुमको ये परफेक्ट हो गई, 1% इसके ड्रॉबैक बताएंगे। पहली चीज़ तो मैंने कहा था, कोई भी ग्रुप उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज या तो सिमिलर होंगी या स्लाइट वेरिएशन होंगे, और वेरिएशन भी कैसे होंगे, ऑर्डरली, अचानक से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसका कारण क्या है, तो कारण बता देंगे, क्योंकि किसी भी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंसी शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अलग कैसे हो जाएगा बेटा? अलग कर दोगे तो सबकी प्रॉपर्टी अलग नहीं हो जाएंगी। सारी प्रॉपर्टी तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है ना। और चेक करा देता हूँ सबसे फेमस ग्रुप से, जो मैंने कहा हाइड्रोजन, ये वही प्रथम है, वही अंतिम में, एक ही ऑर्बिट है 1, लिथियम 3 2 1, सोडियम 11 2 8 1 अलग से इसलिए बोल रहा हूँ, दिखेगा। ये सारे वो एलिमेंट हैं जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। पोटेशियम 288 1, इसका मतलब ये भी वही है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटेलिक होगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। और कोई देख लें, बेरिलियम 4 का मतलब 2, मैग्नीशियम 12 282, सबकी वैलेंसी +2 होगी। कैल्शियम 20 288 ये कैसी वैलेंसी है भाई? नहीं बात बता, फोन नंबर ऐसे बताते हैं। फोन नंबर क्या है? बोले सर 94257। मैंने फिर बोले 01488 बता रहा है। मिल गया कैल्शियम कितना हो गया? 288, लास्ट में 2। और कोई चेक कर ले, इधर का चेक कर लो। चलो मैं ये चेक कर देते हैं सीधा। नाइट्रोजन का नंबर है 725। फॉस्फोरस पे चले आए 15 285। अब एक मजेदार बात आता हूँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स तो याद है लास्ट ईयर से भी। तुम ध्यान देखो, इस साइड की ज़्यादातर चीज़ें मेटल्स होंगी, क्योंकि इन सब की आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 या 2 या 3। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। या तब लास्ट ईयर बताते थे सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा मेटल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इधर आप देखना ये नॉन मेटल नजर आएंगे। कैसे मालूम? नाइट्रोजन ही ले लो, या चलो फॉस्फोरस ले लो। 285 अगर ये ऑक्टेट बनाएगा तो कैसे बनाएगा? या तो 5 हटाए या 3 ले ले, विच इज ईजियर? 3 ले ले, मतलब नेगेटिव आयन बनेगा। ये नॉन मेटल हुआ। चलो इसी का पड़ोसी ले लो, सल्फर ले लो 16 286। आप ऑक्सीजन चेक कर लो 26। दोनों की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, दोनों नेगेटिव -2 का वो आयन बनाएंगे, इसलिए दोनों नॉन मेटल है। इसलिए मैंने कहा था किसी भी एक ग्रुप में जाओगे प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। जरा लास्ट वाला ग्रुप देख लो, व्हाइट वाला दिख रहा है, व्हाइट वाला, इन सब की लास्ट ऑर्बिट में 8 8 8 8 8 न लेंगे न देंगे, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, मतलब इनर्ट है, सब एक जैसे हैं, सब नोबल हैं, सब इनर्ट है।
ना लेंगे ना देंगे ना किसी से रिएक्शन करेंगे। ये मेरी बात समझ में आती है। तो ग्रुप की खासियत है कि आपके ग्रुप में क्या होगा, ये आपकी एक सरी की प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखें ध्यान, बाकी वो तो मालूम ही था, हर ग्रुप में नीचे जाओगे तो एक एक ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, तो पहले ही बता चुके हैं। आओ पहले ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं। कहाँ है अपने ग्रुप, ये रहे। ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। अब यह पूछना दोबारा, हाँ ये 10 बार बता चुके आप। देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स, तो 18 ग्रुप्स आर देयर। सामने भी दिखा दिए आपके अपने पास पीरियोडिक टेबल बनी है। कितने ग्रुप होंगे, 18। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट, हर ग्रुप में एलिमेंट्स की एक सीरीज होगी। कैसी, हैविंग सिमिलर वैलेंसी शेल। ये तब से यही दिखा रहा था, 2 6 2 8 6 नहीं कह रहा, 2 1 2 8 1। वैलेंसी शेल का कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा। और क्या कह रहा है, एंड हेंस एग्जिबिट एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप, पहले ही ग्रुप है। एंड हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल। अब तो सबको समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ो फुर्ती से। अगला आप बताएंगे, द ग्रुप 18 इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप। जीरो क्यों कहलाता है, न ले रहा है न दे रहा है, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ द ग्रुप इज इन्हीं को अपन किस नाम से जानते हैं, और इनका कोई नाम इनर्ट गैसेस। बढ़िया, अब आपकी जानकारी में लग रहा है थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। चलिए अगला होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 1 to 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। 1 और 2 वाले आपके लिए कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। जब भी आप एसिड बेस पढ़ रहे थे तभी बता के आए थे, ये क्या है, एल्कली मेटल कहलाते हैं, याद रखना, ठीक। और ये वाले क्या कहलाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से, 1 वाले हो गए आपके, कहाँ गए, ये एल्कली मेटल, थोड़ा मोटा कर दो देखे आदमी को, और अगली बार हरे से कर दो। 2 वाला आपका क्या कहलाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी जमीन में जो ज़्यादातर ज़मीन में पाए जाते हैं, इसलिए उनको अर्थ मेटल कहा गया, और कोई खास कारण नहीं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17, 17वां ग्रुप फ्लोरीन। देख लो 17वां ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 ग्रुप, सबसे पीछे से देखो, पीछे से सेकंड होगा, 18वां लास्ट होता है। हाँ वो शुरू से गिन रहा है, पहला दूसरा तीसरा, 18वां लास्ट है, उधर से सेकंड लास्ट। क्या आपको याद है, इनका नाम हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, हेलोजेंस कहलाते हैं, ये याद है, तो ये नाम याद रखिएगा। 13 to 17 नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। 1 वाले आपके एल्कली मेटल भी कहलाते हैं, सेकंड ग्रुप वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहलाती हैं, 17 वाले हेलोजन कहलाते हैं, 18 वाले नोबल और इनर्ट गैसेस। फिर आदि 18 वाले, ये कब बता दिए, भूल ही जाता है, ऊपर ही बता रहे थे। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पीरियड में जाओगे तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। क्यों, पीरियड में मैंने कहा था सबके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके बदलते जाते हैं, जबकि ग्रुप में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम, क्योंकि सबकी लास्ट ऑर्बिट वैलेंसी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगली चीज, मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म। पीरियोडिक टेबल समझ में आ गई थी, टोटल क्या क्या होता है, नाम याद रहेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, हेलोजन कौन है, और मैंने कहा नोबल गैसेस कौन है। एक दो बार पढ़ोगे तो याद आएंगे, प्लेन थ्योरी है। फिर आता है मेरिट्स क्या है। सबसे पहला मेरिट है आपके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और एटॉमिक नंबर इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। मास के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही सारी केमिकल बिहेवियर या रिएक्शंस डिसाइड होती हैं। सही बोला मैंने, ठीक। अब कह रहा है नॉट टू एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। 2 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। एटॉमिक मास सेम हो सकते हैं, नंबर सेम नहीं हो सकता। मास सेम कैसे हो सकते हैं,
वो आइसोटोप और ये पढ़ रहे थे आइसोबार, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आएगा इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आपका सवाल था डिफरेंट आइसोटोप्स कैन बी प्लेस्ड एट द, ये मेंडलीव का डिफेक्ट कह रहा था ना, दूर हो गया ना, ये पूछ रहा था ना सबका रोल नंबर एक ही है ना, 1H1 1H2 1H3, वजन अलग अलग है तो क्या होगा, रोल नंबर तो एक ही है। इसलिए कहा दी है सेम एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही जगह रखेंगे। जबकि आइसोबार कौन, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40, ये प्रॉब्लम मेंडलीव की थी। मेंडलीव मास पे बेस्ड था, आर्गन और कैल्शियम तो मालूम है आइसोबार है, मास सेम है, तो ये दोनों एक साथ हो जा रहे थे, तो ये होना नहीं चाहिए। तो अपन कैसे हटाएंगे, बोले नंबर अलग अलग है ना, इसका एटॉमिक नंबर अलग है, उसका एटॉमिक नंबर अलग है। चलें तो ये क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैन एक्सप्लेन व्हाई ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये फॉर्म ये एक्सप्लेन कर ले जाता है कि आपके एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, एक ग्रुप की सारी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं। शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, वैलेंसी शेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। बढ़िया, तो जब आपने एक्सप्लेन कर लिया तो लॉन्ग फॉर्म तो एक्सप्लेन कर ही लेगा, है ना। ओके, द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब ये समझ में आता है क्यों प्रॉपर्टीज बार बार पीरियोडिकली रिपीट हो रही हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिगरेशन सिमिलर है। जो कह रहा है 2 1 फिर 2 8 1 फिर 2 8 8 1, ओके, तो रिपीटेड एज ए रेगुलर इंटरवल। और क्या कह रहा है, इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस द टेबल। वैसे मुझे नहीं लगता तुम में से ज़्यादातर लोग आगे से एग्री करेंगे। हाँ, बोले रिमेंबर करना ही तो सबसे टफ काम होता है। आप कह रहे हो इजी, बोले हमें अभी तक सोडियम का सिंबल याद नहीं हुआ, तो आप कह रहे हो पीरियोडिक टेबल याद कर लो, बताओ। इसलिए मैंने कहा ये मानता हूँ बहुत सारे से एग्री नहीं करेंगे, बट स्टिल इट इज़ एन एडवांटेज। अब लिमिटेशंस जाते हैं। लिमिटेशन में आपसे जब मेंडलीव पढ़ा रहे थे याद है क्या कहा था, हाइड्रोजन की पोजीशन न्यूलैंड के टाइम से अनसर्टेन चली आ रही है और वो आज भी है। तो पहला डिफेक्ट आप देखना यही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एक्यूरेट। फिर वही दिक्कत आएगी, चाहे हेलोजन के साथ रख दो चाहे लिथियम सोडियम के साथ रख दो, दोनों जगह काम कर जाती है। दूसरा है आपका लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अभी ध्यान दिया था, दो पट्टियाँ, बीच में तुमसे कहा था नंबर पढ़ो, दिस अचानक से नंबर गायब हो गए, जंप कर गया था 72 कर गया था ना। फिर फिर से दिखाऊंगा, नहीं एक आध ऐसे आंखें फैलाते हैं, समझ में आता है कौन की बात कर रहा है। ये था 55 56 57, अचानक से 72% हो गया। बीच के कहाँ भाग गए, बीच कहीं नहीं भागे, वहीं सब उसी घर में घुसे हुए। इसलिए मैंने कहा ये पोजीशन तो समझ में आ रहा होगा, ये ठीक नहीं है। कायदे से इन बेचारों को भी सम्मान के सहित अपने अपने घर में अपना अपनी जगह मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने कहा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की इज्जत नहीं है, ये इसकी दूसरी कमी है। तो सर आगे इज्जत की जाएगी। अब पता नहीं, इसके लिए तुम पढ़ा तो रहे, तो आगे जाके साइंटिस्ट बनोगे तो तुम उनका सम्मान व्यक्त करना, ठीक है ना। तो क्या है, बीन गिवन सेपरेट पोजीशंस बिलो द पीरियोडिक टेबल। ये तो वैसे ही समझ में आ गया होगा, अलग से पोजीशन देनी पड़ी है बिलो द पीरियोडिक टेबल। बढ़िया, अब 2-4 ऑब्जेक्टिव खेल लो फुर्ती से, शायद तुम्हें आ जाए। बनाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, हेनरी मॉजले ने कंफर्म। चलो अच्छी बात है, तुम सब कह रहे हो तो मैं भी यही मान लेता हूँ, है ना। अगला होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, कितने पीरियड कितने ग्रुप, 7 ही पीरियड है, पीरियोडिक टेबल तो हाथ में रखिए। और कितने ग्रुप, 18 ग्रुप। आप सही कह रहे हैं,
lanthanide आर प्लेस्ड इन, lanthanide कौन से ग्रुप, lanthanide समझ में आ गया। ऊपर वाले lanthanide छठवें में, उसके जस्ट नीचे AC एक्टिनाइड, वो 5772 वाला मामला देखो, LA मिलेगा, उसके जस्ट नीचे एक्टिनाइड है, तो छठवें में lanthanide है, आ गया यही है ना, और 7th मिल जाएगा, 7th में एक्टिनाइड है, वो तो एक पता रहेगा तो दूसरा अपने आप पता हो गया। मेंबर्स इन अ ग्रुप ऑफ लॉन्ग फॉर्म हैव द सेम, किसी ग्रुप के सारे मेंबर में क्या सेम होना चाहिए, सही जवाब है आपका। क्यों भैया, जब आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वैलेंसी सेम हो जाएगी, और अगर वैलेंसी सेम हुई केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप सेम हो जाएंगी, तो मतलब सारे ही हो रहे हैं ना। तो जब सारे सही होते हैं तो एक्चुअली वो तीनों सही नहीं होते, फिर चौथा सही होता है। हाँ सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। जब तीनों सही होंगे तो फिर उनको सही मत करना, फिर चौथे को सही मानना। चलो नेक्स्ट एक बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड, इनमें से कौन सा सेम पीरियड से दूर तलाश बताओ। बी लग रहा है, नहीं लगने लगने कुछ नहीं होता, या तो होता है या फिर नहीं होता। पोटेशियम और कॉपर देख लो ना, पोटेशियम आपका जो है चौथे पीरियड में, चौथा पीरियड आके लेके चले जाओ, पोटेशियम वाला पीरियड छाट लो, कॉपर मिल जाएगा आगे जाके। मिल गया, नहीं मिला, चल गया। पीरियडिक टेबल हाथ में रख लो, दिख जाएंगे अपने आराम से। चलो चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, पहले में है 2, दूसरे तीसरे में 8 8, ये क्रम है ना, 2 8 8 18 18 32। नहीं आया समझ में, पहला दूसरा तीसरा चौथा कितने हैं, देख लेना कहीं होगा, कहाँ है, बी है। इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज, एक इम्पॉर्टेंट मेरिट क्या है, ये एक्सप्लेन कर देती है, क्योंकि एलिमेंट सेम ग्रुप के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों क्यों रखते हैं बता देती है। ये गलत है, हाइड्रोजन की तो गड़बड़ी है पीरियडिक टेबल में। आइसोबार्स हैव नॉट बीन प्लेस्ड सेपरेटली, ये कोई महान बात नहीं है। बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, ये गलत है, तो अपने आप दिख रहा होगा, केवल पहला सही है। सही है। अब मुझे लग रहा है इसके आगे इसमें क्या है, कितने ऑब्जेक्टिव और है, बस 3 और है। फिर इसके बाद क्या आएगा, बस पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। इसमें से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। एटॉमिक रेडियस पे दाएं बाएं जाने में क्या असर पड़ता है, आपके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे ऊपर नीचे आने जाने में और दाएं बाएं जाने में क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें इसको बताने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक खास काम करके आइएगा अगले टर्न पे। ये पीरियडिक टेबल बेटा पढ़ के आना, क्योंकि पढ़ी होगी ना, जब मैं बताऊंगा अपन 3rd पीरियड में जाते हैं इधर सोडियम से उधर, तो अगर तुम पढ़े नहीं होगे पीरियडिक टेबल 2 बार तुमने अच्छे से देखी नहीं होगी, तो यही सोचते रहोगे सोडियम इधर होता है कि उधर होता है ना। इसलिए मैंने कहा इतना टॉपिक पढ़ आइएगा। 10 मिनट में इस चैप्टर को आपके समाप्त कर देंगे, मैक्सिमम 15 मिनट्स, और मुझे लगता है इसके बाद आपको ज़्यादा होगा। अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर आपका होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट की जाएगी पूरी तरह इसी मंथ में। केमिस्ट्री कंप्लीट करके थोड़ा सा रिवीजन देके, मतलब ये है कि अब जब तक केमिस्ट्री होगी केमिस्ट्री का ही पूरा पार्ट ही कंप्लीट निपटाएंगे। समझ आ रहा है। और वो इसलिए ताकि अब आपका पेपर से पहले मतलब एक पोर्शन आपका ख़त्म होकर रख जाए। केमिस्ट्री हमारी या तो तैयार है, हम बोले यार हमारी नहीं, हमें नहीं आ रही, मतलब आइदर ऑफ द टू डिसीजंस मस्ट बी। या तो कोई बता देगा केमिस्ट्री हमें आ गई, वो या कह देगा हमारे बस की नहीं है तो हमने तो छोड़ दी, हम फिजिक्स और बायो में जाएंगे। ठीक है ना।